ही साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त धम्म महामात्र नामक नए पद की नियुक्ति मौर्य शासन के किस वर्ष की गई थी? सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त धम्म महामात्र नामक नए पद की नियुक्ति मौर्य शासन के किस वर्ष की गई थी? तो आपको याद रखना है मौर्य शासन के नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो आपको याद रखना है राज्याभिषेक जो है 13वें वर्ष की गई थी। सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त धम्म महामात्र नामक नए पद की नियुक्ति जो है कब की थी? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में विदेशों से आने वाले माल पर व्यापारियों से लिया जाने वाला प्रवेश कर एंट्री टैक्स क्या कहलाता था? मौर्य काल में विदेशों से आने वाले माल पर व्यापारियों से लिया जाने वाला प्रवेश कर एंट्री टैक्स जो है क्या कहलाता था? तो याद रखना है एंट्री टैक्स जो है प्रवेशय कहलाता था, प्रवेशय। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रवेशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य से बाहर भेजे जाने वाले निर्यात माल पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य से बाहर भेजे जाने वाले निर्यात माल पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है कर को निष्क्राम्य कहा जाता था, निष्क्राम्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य से बाहर भेजे जाने वाले निर्यात माल पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? निष्क्राम्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निष्क्राम्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर के सैन्य प्रशासन की जो 6 समितियां थी उनमें से पहली समितियां का मुख्य कार्य क्या था? मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर के सैन्य प्रशासन की जो 6 समितियां थी उनमें से पहली समितियां का मुख्य कार्य क्या था? तो याद रखना है 6 समितियां थी, उनमें से पहली समितियां का मुख्य कार्य क्या था? तो आपको याद रखना पहली समितियां का मुख्य कार्य नौसेना नेवी का प्रबंधन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नौसेना नेवी का प्रबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में हाथी घोड़े और रथों की खरीद बिक्री तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में हाथी घोड़े और रथों की खरीद बिक्री तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो याद रखना विभाग के प्रधान को जो है अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अश्वाध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट में पशु बलि की निंदा की गई है और शवों पर प्रतिबंध लगाया गया है? सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट में पशु बलि की निंदा की गई है और उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो याद रखना है प्रथम शिलालेख। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट में पशु बलि की निंदा की गई है और उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया? प्रथम शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रथम शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है? कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है? तो याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है? तो आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख 13वां शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 13वां शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र और तक्षशिला जैसे बड़े नगरों में रात के समय सुरक्षा और पहरेदारी करने वाले नगर आरक्षक पुलिस को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में पाटलिपुत्र और तक्षशिला जैसे बड़े नगरों में रात के समय सुरक्षा और पहरेदारी करने वाले नगर आरक्षक पुलिस को क्या कहा जाता था? तो नगर आरक्षक पुलिस को जो है क्या कहा जाता था? रक्षक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार राजकीय खजाने में जमा होने वाले सोने और चांदी के सिक्के की शुद्धता
बनाए रखने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अनुसार राजकीय खजाने में जमा होने वाले सोने और चांदी के सिक्कों की शुद्धता बनाए रखने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? याद रखना, मुख्य अधिकारी को सौवर्णिक कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार राजकीय खजाने में जमा होने वाले सोने और चांदी सिक्कों की शुद्धता बनाए रखने वाले मुख्य अधिकारी को जो है सौवर्णिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सौवर्णिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में सरकारी गोदामों में रखे अनाज को चूहों, नमी और आग से बचाने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? मौर्य काल में सरकारी गोदामों में रखे अनाज को चूहों, नमी और आग से बचाने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? याद रखना है, किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? कोस्ट गार्ड अध्यक्ष को नियुक्ति की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोस्ट गार्ड अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत की राजधानी तोसली थी जो पूर्वी भाग में स्थित था? मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत की राजधानी तोसली थी जो पूर्वी भाग में स्थित था? तो याद रखना आप सभी को, कलिंग। मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत की राजधानी तोसली थी जो पूर्वी भाग में स्थित था? कलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में दक्षिणापथ नामक दक्षिण भारतीय प्रांत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य काल में दक्षिणापथ नामक दक्षिण भारतीय प्रांत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ स्थित थी? याद रखना है, कहाँ स्थित थी? स्वर्णगिरी में स्थित थी। मौर्य काल में दक्षिणापथ नामक दक्षिण भारतीय प्रांत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ स्थित थी? स्वर्णगिरी में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वर्णगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के सुप्तांग सिद्धांत में राजा की सहायता करने वाले मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को क्या कहा गया है? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में राजा की सहायता करने वाले मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के समूह को जो है क्या कहा गया है? तो अमात्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमात्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्वतंत्र महिलाओं को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्वतंत्र महिलाओं को जो है क्या कहा जाता था? याद रखना है, रूपा जीवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूपा जीवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में जो महिलाएं अपने घरों के भीतर रहती थी, मौर्य काल में जो महिलाएं अपने घरों के भीतर ही रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए कौटिल्य ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मौर्य काल में जो महिलाएं अपने घरों के भीतर ही रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए कौटिल्य ने किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, उनके लिए कौटिल्य ने किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनिष्कासनी। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनिष्कासनी शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल कितनी जातियों या श्रेणियों में विभाजित किया था? यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल कितनी जातियों या श्रेणियों में विभाजित किया था? याद रखना है, कुल कितनी जातियों या श्रेणियों में विभाजित किया था? तो आपको याद रखना है, कुल 7 जातियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में सबसे सम्मानित और पहला स्थान किस वर्ग को प्राप्त था? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज में सबसे सम्मानित और पहला स्थान किस वर्ग को प्राप्त था? तो याद रखना है, सबसे सम्मानित और पहला स्थान किस वर्ग को प्राप्त था? दार्शनिक को प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दार्शनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में कताई और बुनाई के कारखानों में मुख्य रूप से किस वर्ग की महिलाओं को रोजगार देकर
आत्मनिर्भर बनाया जाता था। मौर्य काल में कताई और बुनाई के कारखानों में मुख्य रूप से किस वर्ग की महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता था? तो याद रखना है, विधवाओं, अनाथों और असहाय महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता था। विधवाओं, अनाथों और असहाय महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाता था। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीशों को कानूनी भाषा में क्या पुकारा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीशों को कानूनी भाषा में क्या पुकारा गया है? याद रखना है, क्या पुकारा गया है? धर्मस्थ पुकारा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दीवानी न्यायाधीशों के कानूनी भाषा में क्या पुकारा गया है? तो धर्मस्थ पुकारा गया है। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में आपराधिक मामलों या फौजदारी अदालतों कंटकशोधन के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में आपराधिक मामलों या फौजदारी अदालतों कंटकशोधन के मुख्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, मुख्य न्यायाधीशों को परदेष्टा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परदेष्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के सर्वोच्च केंद्रीय अधिकारी हेड ऑफ इंटेलिजेंसी को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के सर्वोच्च केंद्रीय अधिकारी हेड ऑफ इंटेलिजेंसी को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना है, हेड ऑफ इंटेलिजेंसी को सर्पमहामात्र के नाम से जाना जाता था। सर्पमहामात्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेड ऑफ इंटेलिजेंसी को किस नाम से जाना जाता था? सर्पमहामात्र के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार राजा के अंगरक्षकों और महल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अनुसार राजा के अंगरक्षकों और महल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले प्रधान अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, अंतर्वंशिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतर्वंशिक कहा जाता था। अंतर्वंशिक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में राजमहल के मुख्य द्वारों की सुरक्षा और राजप्रासादों के प्रबंधकीय मामलों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में राजमहल के मुख्य द्वारों की सुरक्षा और राजप्रासादों के प्रबंधकीय मामलों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो याद रखना, द्वारिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वारिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में खदानों से निकलने वाले नमक पर कर वसूलने और नमक उद्योग पर राज्य का एकाधिकार बनाए रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में खदानों से निकलने वाले नमक पर कर वसूलने और नमक उद्योग पर राज्य का एकाधिकार बनाए रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है, लवणाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लवणाध्यक्ष कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार युद्ध के समय सेना के पीछे रसद, दवाइयाँ, हथियार और टेंट पहुंचाने वाले रसद विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के अनुसार युद्ध के समय सेना के पीछे रसद, दवाइयाँ, हथियार और टेंट पहुंचाने वाले रसद विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? याद रखना है, रसद विभाग के अध्यक्ष को जो है क्या कहा जाता था? अयुगाराध्यक्ष कहा जाता था, अयुगाराध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अयुगाराध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्यों में सड़कों के किनारे कुएं खुदवाने, छायादार पेड़ लगाने और दूरी बताने वाले पत्थर मिलस्टोन लगने वाले अधिकारी को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? मौर्य साम्राज्यों में सड़कों के किनारे कुएं खुदवाने, छायादार पेड़ लगवाने और दूरी बताने वाले पत्थर मिलस्टोन लगाने वाले अधिकारी को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? तो याद रखना, यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? एग्रोनोमोई कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का
ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एग्रोनोमोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त एस्ट्रोनोमोई एस्ट्रोनोमोई शब्द मौर्य प्रशासन के किस अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था? यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त एस्ट्रोनोमोई शब्द मौर्य प्रशासन के किस अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था? तो याद रखना है, एस्ट्रोनोमोई शब्द का मौर्य प्रशासन के लिए किस अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था? याद रखना है, नगर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या मजिस्ट्रेट के लिए जो है प्रयुक्त होता था एस्ट्रोनोमोई। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में शराब के उत्पादन, बिक्री और मदिरालयों बार्स पर कड़ा नियंत्रण रखने वाले सरकारी विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में शराब के उत्पादन, बिक्री और मदिरालयों पर कड़ा नियंत्रण रखने वाले सरकारी विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? याद रखना, सरकारी विभाग के अध्यक्ष को सूराध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूराध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में से सबसे पहली सफलता वर्ष 1837 में किस विद्वान को मिली थी? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता वर्ष 1837 में किस विद्वान को मिली थी? याद रखना है, किस विद्वान को मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, अशोक का वह एकमात्र कौन सा स्तंभ लेख है जो दिल्ली लाया गया था और जिस पर अशोक के 7 मुख्य आदेश उत्कर्णीय हैं? अशोक का वह एकमात्र कौन सा स्तंभ लेख है जो दिल्ली लाया गया था जिस पर अशोक के 7 मुख्य आदेश उत्कीर्ण है। याद रखना है, 7 मुख्य आदेश उत्कीर्ण है, तो आपको याद रखना है टपोरा दिल्ली स्तंभ लेख में लाया गया था। अशोक का वह एकमात्र कौन सा स्तंभ लेख है जो दिल्ली लाया गया था और जिस पर अशोक के 7 मुख्य आदेश उत्कीर्ण है? तो टपोरा दिल्ली स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टोपड़ा दिल्ली स्तंभ लेख। टोपड़ा दिल्ली स्तंभ लेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में आपातकाल के दौरान जब राजा अपनी प्रजा से धन मांगता था तो कर चुकाने में असमर्थ लोगों को क्या सजा दी जाती थी? मौर्य काल में आपातकाल के दौरान जब राजा अपनी प्रजा से धन मांगता था तो कर चुकाने में असमर्थ लोगों को क्या सजा दी जाती थी? तो याद रखना है, असमर्थ लोगों को क्या सजा दी जाती थी? तो आपको याद रखना है, उनसे बेगर विशिष्ट कराई जाती थी। मौर्य काल में आपातकाल के दौरान जब राजा अपनी प्रजा से धन मांगता था तो कर चुकाने में असमर्थ लोगों को क्या सजा दी जाती थी? याद रखना, उनसे बेगार विशिष्ट कराई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में राजकीय ऋण या कर न चुक पाने वाले अपराधियों को रखने के लिए बने विशेष कारागृहों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? मौर्य काल में राजकीय ऋण या कर न चुका पाने वाले अपराधियों को रखने के लिए बने विशेष कारागृहों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो विशेष कारागृहों को अर्थशास्त्र में जो है क्या कहा गया है? बंधनागार कहा गया है। बंधनागार। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंधनागार कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वार्षिक वेतन सामान्यतः कितना निर्धारित था? कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वार्षिक वेतन सामान्यतः कितना निर्धारित था? तो याद रखना, सामान्यतः कितना निर्धारित था? तो 48,000 पन निर्धारित था। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 48,000 पन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में सामान्य स्तर के सरकारी लिपिकों और क्लर्कों को प्रति वर्ष कितना वेतन दिया जाता था? मौर्य काल में सामान्य स्तर के सरकारी लिपिकों और क्लर्कों को प्रति वर्ष कितना वेतन दिया जाता था? याद रखना है, कितना वेतन दिया जाता था? 500 पन वेतन दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 500 पन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है, मौर्य काल में जंगलों को 2 भागों में बांटा गया था। वह वन जहाँ से केवल इमारती लकड़ी, बांस और कोयला मिलता था क्या कहलाता था? मौर्य काल में जंगलों को 2 भागों में बांटा गया था। वह वन जहाँ से केवल इमारती लकड़ी, बांस और कोयला मिलता था क्या कहलाता था? तो याद रखना है, द्रव्यन कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्रव्यन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने वाले गुजरात तट पर स्थित सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मौर्य साम्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने वाले गुजरात तट पर स्थित सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो याद रखना है, सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भृगु कच्छ भरौक्ष था। क्वेश्चन नंबर 36 का ये सही जवाब हो जाएगा, भृगु कच्छ भरौक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में पूर्वी तट बंगाल पर स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था जहां से श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए जहाज रवाना होते थे? मौर्य काल में पूर्वी तट बंगाल पर स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था जहां से श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जहाज रवाना होते थे? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जहाज रवाना होते थे, याद रखना है, ताम्रलिप्ति। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मौर्य काल में बाजार में नकली सामान बेचता था या माप तौल में हेरा फेरी करता था तो उसे कौन सा विभाग दंडित करता था? कौटिल्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मौर्य काल में बाजार में नकली सामान बेचता था या माप तौल या हेरा फेरी करता था तो उसे कौन सा विभाग दंड देता था? तो याद रखना है, तो उसे कौन सा विभाग दंड देता था? तो कंट कशोधन न्यायालय जो है दंड देता था। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंट कशोधन न्यायालय। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में देवकुला शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? मौर्य प्रशासन में देवकुला शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? तो याद रखना किस संदर्भ में किया जाता था? राजकीय मंदिरों और धार्मिक इमारतों के लिए किया जाता था। मौर्य प्रशासन में देवकुला शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? तो याद रखना है, देवकुला शब्द का प्रयोग जो है राजकीय मंदिरों और धार्मिक इमारतों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले 4 प्रकार के दुर्ग में औदक दुर्ग से क्या तात्पर्य है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले 4 प्रकार के दुर्गों में औदक दुर्ग से क्या तात्पर्य था? तो औदक दुर्ग से जो है क्या तात्पर्य था? तो जल से घिरा हुआ किला जो है जल दुर्ग कहलाता था। क्या तात्पर्य था? औदक दुर्ग से क्या तात्पर्य था? जल से घिरा हुआ किला जल दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।